हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विवरण रूपगत आधार पर देखते हुए हमने अपने पिछले वीडियो में उसके विषय में जो जानकारी प्राप्त की है वह थी शब्द रचना से संबंधित, जो 4 प्रकार की थी: संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। लिंग, वचन, कारक के संबंध में भी हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर काल और पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम काल को देखते हैं। हिंदी में मूलतः 3 काल हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हें भी पुनः कुछ वर्गों के अंतर्गत कुछ भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं वर्तमान काल, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इन चारों भेदों के अंतर्गत वर्तमान की स्थिति होते हुए भी बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। किस प्रकार होता है, हम उदाहरण के माध्यम से उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। हम नियम से उदाहरण की ओर और उदाहरण से नियम की ओर एक साथ जाएंगे तो ये बात हमें पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। हम देखते हैं सामान्य वर्तमान को। सामान्य वर्तमान मतलब वर्तमान है, जो समय चल रहा है वह समय है और उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जैसे उदाहरण देखिए हम इसका, वह आता है। सामान्य सी बात है, वह आता है, तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। दूसरा इसका विभाग है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक मतलब तत्काल, उसी समय जिस समय बात की जा रही है उस समय, तत्काल, तभी के लिए प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण से समझे हम, वह आ रहा है, बस वो गति में ही है, तत्काल है मतलब गतिशील है उस समय वह, और ऐसी स्थिति जब हम दिखा रहे हैं तो वहाँ होगा तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरे भेद के अंतर्गत हम जाते हैं, वह कहलाता है पूर्ण वर्तमान। मतलब वर्तमान तो है परंतु पूर्ण स्थिति उसकी होगी, जैसे वह आता होगा। इस तरह से वह आता होगा के माध्यम से हम पूर्ण वर्तमान को दर्शा रहे हैं। और बात आती है चौथा भेद, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य अर्थात संभावना है, पूर्ण निश्चय नहीं है। ऐसी स्थिति जहाँ होगी वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा, जिसे हम शायद शब्द के माध्यम से संभावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण देखें तो शायद वह आया हो। पूर्ण निश्चय नहीं है इसलिए हमने शायद लगाया है, और जहाँ भी शायद लगता है वहाँ संभाव्य वर्तमान होगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि हम स्नातकोत्तर कक्षा में हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं हम भूतकाल पर। भूतकाल अर्थात जो वक्त बीत चुका है, समाप्त हो गया है, वह कहलाता है भूत, और उसी से हमने उसे भूतकाल कहा है। इसके भेदों को यदि हम देखें तो इसकी संख्या कुछ ज़्यादा है, और वह है 6: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल
और हेतु हेतु मद भूतकाल। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देखना चाहेंगे। सामान्य भूत अर्थात सामान्य रूप से भूतकाल संपन्न हुआ है, बीत गया है, पर सामान्य स्थिति है। जैसे उदाहरण से हम समझें, मैं गया। दूसरे काल के अंतर्गत, दूसरे भेद के अंतर्गत इसमें आते हैं हम आसन्न भूत। आसन्न मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे हमने तत्कालिक वर्तमान देखा था, वैसे ही आसन्न भूत आएगा। मैं गया हूँ, वो कहता है अभी अभी संपन्न हुई है क्रिया, मैं गया हूँ। जब इस तरह का वाक्य प्रयोग किया जाए तो वहाँ होगा आसन्न भूत। पूर्ण भूत की स्थिति कैसे बनती? तीसरा भेद जो है, मैं गया था। गया था, वो अपनी बात बता रहा है, मैं वहाँ गया था पर ये काम नहीं हुआ। इस तरह की बात जब हम कहते हैं तो वहाँ पूर्ण भूत अर्थात क्रिया संपन्न हो चुकी है पूरी तरह से, ये वो दिखला रहा है। चौथा भेद आता है अपूर्ण भूत काल। मतलब क्रिया की जा रही थी परंतु वो पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं हुई है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, मैं जा रहा था, अर्थात जा रहा था, कर रहा था, वो करना चाह रहा था, क्रिया प्रारंभ भी की थी परंतु वह पूर्ण नहीं हुई है। पांचवा भेद आता है संदिग्ध भूत, अर्थात अनिश्चय की स्थिति है, हुआ था या नहीं हुआ था, हमने संभाव्य वर्तमान के रूप में देखा है। जैसे वैसे ही यह स्थिति है, मैं गया हूँगा। क्या आपने ये कार्य किया था क्या? हमें पूर्ण रूप से याद नहीं आता तो हम कहते हैं ऐसा किया होगा मैंने। तो जब ऐसी बात हम बताते हैं, मैं गया हूँगा, इस तरह जब हम कहते हैं तो वहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल। अगले इसके अंतिम भेद पर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, वह है हेतु हेतु मद भूतकाल। अर्थात एक घटना के बाद एक घटना से जुड़ी हुई दूसरी घटना इसके अंतर्गत होती है। हेतु अर्थात कारण, यदि कारण होगा तो कार्य होगा। इस तरह की कुछ स्थिति इसके अंतर्गत बनती है। जैसे यदि हम देखें, उदाहरण से समझें, यदि तुम आते तो मैं जाता। अर्थात मेरा जाना किस बात पर निर्भर था? मैं वह कार्य करता तो सही, पर जब तुम आते। तो ये जो सामने वाला है उसके आने के ऊपर दूसरे वाले का कार्य जहाँ निर्भर कर रहा है वहाँ होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। ये हमने दो काल देखे, वर्तमान काल और भूतकाल। अब आते हैं हम तीसरा काल, भविष्य काल, जो आने वाले वक्त को दर्शाता है। अभी आया नहीं है, आएगा जो वक्त, वह भविष्य के अंतर्गत आता है। इसके तीन भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल अर्थात वह आएगा, सामान्य भविष्य में स्थिति संपन्न होने वाली है। संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, संभावना है, हम इसे शायद शब्द से अभिव्यक्ति देंगे, शायद वह आएगा, अर्थात पूर्ण निश्चय नहीं है, संभावना है केवल। तीसरा भेद आता है हेतु हेतु मद भविष्य काल, अर्थात जैसे हमने भूतकाल में देखा था हेतु हेतु वाली स्थिति, वैसे ही स्थिति इसमें भी है, वह आए तो मैं जाऊं, अर्थात किसी एक कार्य के ऊपर दूसरा कार्य निर्भर करता है। इस तरह भविष्य काल के तीन भेद हो गए, भूतकाल के 6 और वर्तमान काल के 4 भेद हमने देखे हैं। अब आती है पुरुष की। संस्कृत की भांति हिंदी में भी पुरुष होते हैं और पुरुष 3 होते हैं। अर्थात देखा जाए तो इस संसार को हम पूर्ण रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा सामान्यतः हम जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं। तो मैं
तुम और वह। इस तरह हम कह सकते हैं मैं कहने वाला, तुम सुनने वाला और वह जिसके विषय में चर्चा की जा रही है। इस तरह से 3 पुरुष हो जाते हैं और वह 3 पुरुष होंगे जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से हम इन तीनों पुरुषों को जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। देखिए, हम कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि। तो जब इस तरह की बात करते हैं तो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं, और यही स्थिति है कि व्यक्ति सब कुछ घूम घाम कर जब आता है तो आत्म उत्थान की बात पर आकर वह रुक जाता है, क्योंकि आत्मा के उत्थान के सामने सारा संसार बेकार है। ये हमारी संस्कृति कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। उसी आधार पर जो पहला पुरुष रखा गया है वह उत्तम पुरुष रखा गया है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा मैं, बहुवचन में हम उसे बोल देते हैं हम, क्योंकि हमने 2 ही वचन हिंदी में देखे हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, तुम जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, आप जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं, और जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन में हम तुम शब्द से प्रयोग कर देते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत देखेंगे तो हमने कहा था अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जब बहुवचन में हम उसे प्रयोग करेंगे तो उसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे वे शब्द। इस तरह से जो पुरुष है वह 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सब हमने देखे हिंदी भाषा के वैज्ञानिक विवरण, जो रूपगत विवरण है उसके अंतर्गत। आप अपने सब